जय हिंद साथियों, मैं तरुण कुमार आप सभी का अपने प्यारे प्रभात इंगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम लोग जो नायक एसएससी फाउंडेशन बैच चल रहा है नवीन सर का, उसमें पॉलिटी का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं क्लास नंबर 3 और 4 का। इससे पहले हम 1 और 2 का कर चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग वो भी जाकर देख लीजिएगा। क्लास शुरू करने पर से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में ये छोड़ा था कि जो लिखित संविधान होते हैं, जो आपके लिखित संविधान होते हैं, वो सबसे छोटा संविधान किस देश का है और सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो सबसे छोटा संविधान है, शब्दों में यदि शब्दों की बात करें तो वह मोनोको का कितना मोनोको का है। उसमें कुल कितने शब्द हैं? तो 3114 या 3814 शब्द हैं। अगर वही बात की जाए सबसे छोटा छोटा संविधान अनुच्छेद के आधार पर, किसके अनुच्छेदों के आधार पर पूछा जाए तो वो यूएसए का है। केवल इसमें 7 अनुच्छेद है। कितने? केवल इसमें 7 अनुच्छेद हैं। अगर वही बात की जाए सबसे बड़े की, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सबसे बड़ा संविधान किसका है? वो है भारत का। लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो है भारत देश, अपने प्यारे भारत का। अगर बात करें शब्दों के आधार पर सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो वो भी भारत का है। कुल कितने शब्द हैं भारतीय संविधान में? तो वो है आपके 1,17,369 शब्द। अगर अनुच्छेदों की बात की जाए तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं और कहीं-कहीं आपको 400 वर्तमान में है, बढ़कर 448 भी हो गए हैं। क्या? वर्तमान में ये बढ़कर 448 भी हो गए हैं, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर 395 ही माना जाता है। तो ये थी कल की बातें। अब करते हैं आज की। अगर बात करें जो लिखित भारतीय संविधान है, इसको अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अगर हिंदी की बात करें तो बसंत कृष्ण वैद्य। इनके हिंदी में लिखने वाले या हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले कौन है? तो वो है बसंत कृष्ण वैद्य। अगर बात करें संविधान का अलंकरण किसने किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है एसएससी में कि संविधान का अलंकरण, आप लोगों को पता आर्ट एंड कल्चर से एसएससी में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इसको हम आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि इसको अलंकरण करने वाले कौन थे। तो इसमें महत्वपूर्ण नाम है नंदलाल बोस का। किसका? नंदलाल बोस का। राम मनोहर सिन्हा का और 22 मेंबर और थे। अगर वही बात करें नंदलाल बोस, इनके गुरुजी है गुरु, वो कौन है? अविंद्र नाथ टैगोर। कौन है? अविंद्र नाथ टैगोर, जो टैगोर परिवार से संबंधित है। इनकी एक पेंटिंग है भारत माता का चित्र। क्या? भारत माता का चित्र महत्वपूर्ण पेंटिंग है जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। क्या? कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। बात करते हैं संविधान सरकार के अंगों की। क्या संविधान सरकार के अंगों की सीमाएं तय करता है? संविधान सरकार के अंगों की सीमाएं तय करता है। इसको समझने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि सरकार के अंग कितने हैं। देखो, संविधान सरकार के अंगों की सीमाएं तो तय करता है, लेकिन जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि संविधान के कुल कितने अंग हैं या संविधान में कितने अंग हैं या संविधान के कितने अंग होते हैं, तो ये चीज हम तब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे कि संविधान सरकार के किन किन अंगों पर रोक लगाता है या सीमित करता है। तो बात करें संविधान के ऑर्गन्स की, अंग की, तो जो संविधान के सरकार के अंग होते हैं वो होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर बात करें विधायिका विधायिका का कार्य विधायिका का कार्य क्या होता है? तो विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है लॉ मेकिंग। क्या? लॉ मेकिंग या कानून बनाना किसका कार्य होता है? वो होता है विधायिका का। अगर वही बात करें कार्यपालिका की, कार्यपालिका का क्या काम होता है? तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम होता है विधियों का क्रियान्वयन। देखो, विधायिका तो विधि बनाएगी। क्या? विधायिका विधि बनाएगी, उसको संचालन करने के लिए भी कोई चीज चाहिए।
तो कार्यपालिका का यही काम होता है उस चीज़ का संचालन करना। क्या? उस चीज़ का संचालन करना ही कार्यपालिका का प्रमुख काम होता है। अगर वहीं बात करें न्यायपालिका, जुडिशरी की, तो जुडिशरी का मुख्य काम क्या होता है? तो कानूनों की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना। क्या? कानूनों की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना किसका काम होता है? तो यह होता है न्यायपालिका का। तो यह 3 अंग होते हैं किसके? सरकार के जो 3 अंग होते हैं वो ये होते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो सरकार के अंग हैं, इनकी शक्तियों को किस तरीके से वितरण किया गया है? क्या किस तरीके से अलग किया गया है? या इनकी किस तरीके की सीमाएँ हैं? इनका इनकी जो सत्ता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण किया क्या था? सत्ता का क्षैतिज वितरण देखने को मिलता है अपने भारतीय संविधान में शक्तियों का। अगर वहीं बात करें विधायिका की, एक-एक चीज़ को समझते हैं डिटेल से कि विधायिका क्या है? विधायिका का आप सभी को पता है विधायिका का काम होता है लॉ मेकिंग या कानून बनाना या विधि बनाना। क्या? या फिर विधि बनाना किसका काम है? विधायिका का काम है। वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें तो साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हाँ, अब बात करते हैं विधायिका की। कि तो विधायिका का काम होता है कानून बनाना या फिर विधि बनाना। विधि 2 स्तर पर बनाई जाती है। कौन-कौन से स्तर होते हैं? एक होता है आपका सेंट्रल लेवल और एक होता है स्टेट लेवल। मतलब केंद्र में भी विधि बनाई जाती है और राज्य में भी विधि बनाई जाती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो भारत अपना प्यारा देश भारत है, इसमें राज्य और केंद्र 2 प्रकार की सरकारें होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार अपने राज्य के अधीन रहकर विधि बनाता है और वहीं केंद्र सरकार अपने केंद्र के अधीन रहकर कुछ नियमों और शर्तों के तहत विधि बनाता है। तो अगर बात करें केंद्र की तो सेंट्रल में क्या होती है? सेंट्रल में विधि बनाने का काम किसके पास होता है? तो वो होता है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। और राज्य में विधि बनाने का काम किसके पास होता है? तो वो होता है आपका विधानमंडल के पास। किसके? विधानमंडल के पास। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? यदि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि संसद के 2 भाग होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो कौन-कौन से राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 भाग होते हैं। अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा को हम अपर हाउस या उच्च सदन भी कहते हैं। क्या? राज्यसभा को हम अपर हाउस या उच्च सदन भी कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए लोअर हाउस की यानी कि लोकसभा की, तो लोकसभा को हम लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस या निम्न सदन भी कहते हैं। क्या? इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं। क्या? निम्न सदन भी कहते हैं किसको? लोकसभा को। लोकसभा को पॉपुलर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इसमें जो इसके जो चुनाव होते हैं वो इसमें जो प्रतिनिधि आते हैं वो सीधे जनता के द्वारा चुन के आए हुए होते हैं। अगर वहीं बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा को एक एजुकेशन हाउस भी कहते हैं। क्या? एजुकेशन मिनिस्टर हाउस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं इसमें ज़्यादातर लोग पढ़े-लिखे लोग जाते हैं इसलिए इसे हम उच्च सदन कहते हैं, अच्छा सदन कहते हैं। अगर वहीं बात करें राज्य की, तो राज्य में भी विधानमंडल होता है। विधानमंडल किसी-किसी राज्य में जो कानून बनाने का काम होता है, वो विधानसभा और विधान परिषद 2 प्रकार की पाई जाती हैं। अगर बात की जाए विधान परिषद की, तो विधानसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और वहीं बात करें विधान परिषद की, तो इसे उच्च सदन कहते हैं। आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है? क्या भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है? तो यह संभव नहीं है कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद हो। यह एक ऑप्शनल है। राज्य के पास यह अपनी खुद की पावर है, खुद का वो है। यदि वो विधान परिषद रखना चाहे तो रखे, नहीं रखना चाहे तो ना रखे, उसके पास ऑप्शंस है। ये ऑप्शनल है कि विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। कितने? 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगर पूछा जाए इनके आर्टिकल्स कि जो संसद है वो उसका आर्टिकल किस आर्टिकल में? तो संसद 79 में है, राज्यसभा आपकी 80 में है
और लोकसभा आपका 81 में है। अगर वहीं विधानमंडल की बात की जाए तो विधानमंडल आपका 168 में, 168 में और विधान परिषद 169 में और विधानसभा 170 में है। ये तो था विधायिका वर्गीकरण। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका का वर्गीकरण भी 2 स्तर पर की जाता है, केंद्र पर और राज्य पर। केंद्र स्तर पर क्या होता है? केंद्र स्तर पर एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति के बाद आता है आपका प्रधानमंत्री। इन सब के कार्य के लिए होता है एक मंत्रिपरिषद। क्या इन सब के सलाह के लिए होता है एक मंत्रिपरिषद। अगर वही चीज़ राज्य में भी होती है, राज्य में एक राज्यपाल होता है, एक मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री उसके बाद आता है आपका एक मंत्रिपरिषद। क्या? उसके बाद आता है एक मंत्रिपरिषद। अगर बात की जाए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होता है, तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 और मंत्रिपरिषद आपका अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। अगर वहीं राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 153, मुख्यमंत्री 164 और मंत्रिपरिषद आपका 163 के अंतर्गत होता है। क्या? 163 के अंतर्गत होता है। अगर वहीं बात करें न्यायपालिका, इसकी न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका एकीकृत है। क्या? एकीकृत। न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका कैसी होती है? तो वो एकीकृत है। अगर पूछा जाए न्यायपालिका का स्तर क्या है? तो न्यायपालिका का जो स्तर है, पहले आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है जो आर्टिकल 124 के तहत है। उसके बाद आता है आपका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बोलते हैं आर्टिकल 214 के अंतर्गत। उसके बाद आता है जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय जो आपका अनुच्छेद 233 के अंतर्गत आता है। क्या? जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? वो आता है 233 अनुच्छेद के तहत। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएँ तो उसमें लिखा होता है जिला जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। क्या होता है? जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में अंतर क्या होता है? सत्र न्यायालय का मतलब होता है जब जो जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें जेल का प्रावधान है और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दीवानी मामले हैं, इनको इनको कुछ फाइन्स वगैरह देकर निपटाया जा सकता है, लेकिन कुछ क्रिमिनल मामले होते हैं उनमें जेल के प्रावधान होते हैं। जेल जो ऐसे क्रिमिनल मामले होते हैं उनके लिए हमें सत्र न्यायालय की जरूरत होती है। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमेशा ये लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय। वो दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है। बात करते हैं राज्य व्यवस्था की। धीमे-धीमे हम लोग बढ़ रहे हैं पॉलिटी की ओर। हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली है जिससे कि हमें संविधान पढ़ने से पहले उस चीज़ की छोटी-छोटी ज़रूरतों के अनुसार छोटी-छोटी बातें याद होनी चाहिए। तो क्या है राज्यसभा? राज्यसभा का अगर विश्लेषण करें तो क्या है? राज्य और व्यवस्था। राज्य व्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज्य धन व्यवस्था। राज्य का मतलब यहाँ नेशन से, किससे? नेशन से है, ना कि राज्य, स्टेट से नहीं है। यहाँ पर स्टेट से नहीं है बल्कि किससे है? नेशन से है। अगर वहीं व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था होता है संचालन का तरीका। व्यवस्था किसे कहते हैं? संचालन के तरीके को कहते हैं। क्या? संचालन के तरीके को कहते हैं। जैसे आप लोग किसी शादी वगैरह में जाएँ, वहाँ पर आप लोग क्या कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत बेहतर हैं। यहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत बेहतर है। क्यों? आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो काम हुआ है या जो काम चल रहा है, वो बहुत ही सुसज्जित सुसज्जित तरीके से चल रहा है, क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि ये काम का संचालन, काम करने का तरीका ही व्यवस्था कहलाता है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए, तब बनता है आपका राष्ट्र को चलाने की राष्ट्र या देश को संचालन करने का तरीका। संचालन करने का देश को संचालन करने का तरीका क्या कहलाता है? आप राज्य व्यवस्था। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि राज्य व्यवस्था क्या है?
देश को सही तरीके से संचालन करने का तरीका ही क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। अगर बात करें राज्य व्यवस्था के अंग, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राज्य व्यवस्था के अंग कितने हैं? जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि संविधान के कुल कितने अंग होते हैं। जो सरकार है इसके कुल कितने अंग होते हैं, तो हम लोगों ने देखा सरकार के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक बार से रिपीट करेंगे कि सरकार के कौन-कौन से अंग होते हैं। तो हमने देखा था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, या फिर बोला जाए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही सरकार के 3 अंग होते हैं। वैसे ही राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। क्या राज्य व्यवस्था के 4 अंग माने जाते हैं? वो कौन-कौन से? राज्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था चलाने के लिए, जब संचालन करने के लिए हमें एक लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं। क्या लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? कोई कानून लागू होगा तो किन पर होगा? लोगों पर होगा, तो लोग होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये, पहली शर्त यही है कि लोग होने चाहिए। जब लोग होंगे तो लोगों को रहने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो एक भू-भाग भी होना चाहिए। लोगों को रहने के लिए जगह भी होनी चाहिए, तो उससे ज़े हमारे पास एक भू-भाग भी होना चाहिए, और जब भू-भाग भी होगा तो लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों को काम करने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए एक सरकार भी होनी चाहिए। क्या? लोगों को रोज़गार देने के लिए एक सरकार भी होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें होंगी, तो जो सरकार है उसके पास अपनी खुद की पावर्स भी होनी चाहिए, या खुद की कुछ पावर्स भी होनी चाहिए, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, खुद का अधिकार। संप्रभुता का सिंपल सी भाषा में समझा जाए तो खुद का अधिकार, हमारी मर्जी। अब बात करें संप्रभुता का विचार किसने दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संप्रभुता का विचार किसने दिया था? तो वो दिया था आपका ऑस्टिन ने। क्या? ऑस्टिन ने दिया था। और राजनीतिक राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा किसने दी थी? तो वो दी थी आपकी रूसो ने। किसने? रूसो ने। तो समझते हैं संप्रभु क्या है। संप्रभु को हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। संप्रभु कितने प्रकार की होती है? तो आंतरिक संप्रभु, आंतरिक संप्रभु, इनर सोवर्निटी, या इनर सोवर्निटी, देश के अंदर, देश के अंदर देश के अंदर हमें हर प्रकार की शक्ति की आजादी है, हर प्रकार के काम करने की आजादी है। वहीं बाहरी संप्रभु, बाहरी संप्रभु क्या है? बाहरी संप्रभु है देश के बाहर, देश के बाहर के देश के बाहर के कार्यों पर अपने अपने अधिकार या फिर उनकी देख-रेख करना, किसके अंतर्गत आता है? वो आता है बाहरी संप्रभु। नाम मात्र का संप्रभु, नाम मात्र का संप्रभु कौन है भारत देश में? नाम मात्र का संप्रभु होता है भारत देश में, वो होता है प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और वास्तविक संप्रभु कौन होता है? वास्तविक संप्रभु होता है भारत का प्रधानमंत्री। और लोकप्रिय संप्रभु को कौन है? लोकप्रिय संप्रभु कौन है भारत में? तो भारत की जो जनता है, लोग हैं, जो लोग हैं, सोसाइटीज है, वो क्या है? भारत के लोग या फिर भारत की जनता। और एक होता है कानूनी संप्रभु। क्या? एक होता है कानूनी संप्रभु, जिसे हम लीगल सॉवरेनिटी कहते हैं, जो कि क्या है? वो है संविधान। कानूनी संप्रभु, ज्यादातर लोग इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान संविधान सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है। क्या? संविधान सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है। हम वही बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास, कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ है। भारत के संवैधानिक विकास को शुरू करते हैं, तो ज्यादातर भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग शुरुआत करते हैं चार्टर एक्ट 1773 से। किससे? 1773 से। लेकिन 1773 पर पहुंचने से पहले
हमें इन भारतीय संविधान के जो विकास है, ये किस तरीके से आए, अंग्रेज भारत में किस तरीके से आए, हमें इस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि कोई व्यक्ति हमारे घर में घुसा कैसे, कोई व्यक्ति हमारे घर में घुसा कैसे, तब तक हम उस चीज़ के बारे में समझ नहीं पाएँगे, उस व्यक्ति के बारे में समझ नहीं पाएँगे या उस व्यक्ति ने कौन-कौन सी बातें कही, हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे। तो सबसे पहले हमें यही चीज़ सीखनी है कि कोई व्यक्ति यदि आया है, तो वो किस तरीके से आया है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और वो उसने कौन-कौन से नियम लागू किए आने के बाद, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो बात करें 1773 के एक्ट से पहले चार्टर एक्ट 1600 चार्टर एक्ट 1600 ये कब आया था? तो ये 1600 ईस्वी में आया था। अगर बात करें जब कोई किसी के घर में घुसता है या किसी के घर जाता है तो जाने से पहले कुछ योजना बनाता है क्या? कुछ योजना बनाता है। यह भी जो 1600 का चार्टर एक्ट है यह भी एक राजलेख था एक तरीके से एक योजना पत्र था। क्या? एक तरीके से योजना पत्र था। तो इस योजना पत्र को महारानी का अभिलेख उस टाइम की जो महारानी थी एलिजा एलिजाबेथ इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। क्या? पूर्वी देशों में 15 पूर्वी देशों में व्यापार करने का 15 वर्षों तक। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो इन्होंने जो पहला चार्टर एक्ट पारित किया था जब कंपनी आई थी तो उसके पास कुल कितने समय का व्यापार या ट्रेड करने की अनुमति थी तो वो कितने समय की थी वो थी केवल केवल 15 वर्षों की कितनी केवल 15 वर्षों की अनुमति थी। तो बात करें कि इसमें इसमें शामिल कौन-कौन हुए थे? इसमें कौन-कौन शामिल हुए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है ये कब पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कब पड़ा? तो इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा था, वो पड़ा था 1833 ईस्वी में। उससे पहले इसका क्या नाम था, वो भी हम लोग देखेंगे। इसमें 217 निवेशक थे। कितने? 217 शेयर होल्डर्स थे, 217 निवेशक थे। अगर बात करें कि पहला इसका नाम क्या था? तो इसका इसका जो नाम था वो था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। क्या? इसका जो पहला नाम था वो था मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे मेयर। क्या? वो थे मेयर। इसकी इसकी जो शक्तियाँ हैं, वो 1858 एक्ट के तहत खत्म कर दी गई। क्या? जब 1857 की क्रांति हुई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को खत्म कर आपका पता है 1758 में 17 1858 सॉरी 1858 में क्राउन का शासन लागू हो गया था। क्या? क्राउन का शासन लागू हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। अब वो बात करें 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया क्योंकि 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में भारत में शासक कौन? महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासक कौन था? तो वो कौन था? वो था अकबर क्योंकि अकबर का जो शासन काल है वो है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। क्या 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। वो बात करें जब ये कंपनी बनी, तो इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो किस प्रकार थे? इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो थे ईस्ट एक गवर्नर हुआ करता था, एक उप गवर्नर हुआ करता था और 24 अदर मेंबर थे। जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे और इनका जो सायन काल था, कार्यकाल था, वो 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। क्या? 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था और हर एक वर्ष में इस बोर्ड ऑफ मेंबर्स के लोगों को बदला जा सकता था। जब अब बात करें 1803 की जब जो ब्रिटेन की महारानी थी
एलिजाबेथ, उनकी मृत्यु हो गई, तो फिर राजा बने वहाँ के जेम्स IV। क्या जेम्स 6 वहाँ के राजा बने? जेम्स 6 जब राजा बने, तो इन्होंने कैप्टन हॉकिंस को कैप्टन हॉकिंस को हॉकिंस को अकबर से अकबर अकबर के पास भेजा एक प्रार्थना पत्र के तहत। क्या अकबर के पास एक प्रार्थना पत्र के तहत भेजा? फिर ये पहुंचा 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में भारत पहुंचा हेक, हेक्टर जहाज के साथ। क्या इसका जो जहाज था उसका नाम था हेक्टर, और यह कहां पर पहुंचा? सूरत में। जब ये 1608 में पहुंचा, 1608 में पहुंचा, उसमें उसमें जब वो भारत में पहुंचा तो उस समय भारत पर मतलब कौन ट्रेड कर रहा था? उस समय भारत पर ट्रेड कर रहे थे कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली पुर्तगाली ट्रेड कर रहे थे। जब आप सभी लोगों को पता है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं और हमें उस काम में अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, और हमारा पड़ोसी आकर वही काम चालू कर दे, हमारा पड़ोसी आकर या फिर कोई और व्यक्ति आकर वही काम शुरू कर दे, तो हमारे मन में क्या भावनाएं आती हैं? हमारे मन में भावनाएं आती है, अभी हम अकेले ये काम कर रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जब ये भी यही काम करने लगेगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम ये सोचते हैं यह व्यक्ति यहाँ पर काम शुरू ना करे, कि यह व्यक्ति यहाँ पर काम ना शुरू करे, तो उसके लिए हम बहुत सारे तकरीब तकनीकें यूज करते हैं जिससे कि वो काम यहाँ पर शुरू न कर पाए। ऐसा ही किया यहाँ पर पुर्तगालियों ने किया। तो इसने ये बहुत सारी गिफ्ट लेके आया था। उसने पुर्तगालियों ने इसको वहां से भगाने की बहुत कोशिश की। फिर इसने गुजारिश की कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बार राजा से मिलना है। किससे? एक बार राजा से मिलना है। और पुर्तगाली मान गए। फिर 1609 ईस्वी में इसको आगरा भेज दिया गया। क्या 1609 ईस्वी में इसको आगरा भेज दिया गया? तब 1609 ईस्वी में। इसके बात करते हैं 1615 में आधिकारिक राजदूत। जब ये 1609 ईस्वी में आगरा आया, जब 1609 ईस्वी में आगरा आया तब उस समय अकबर की तो मृत्यु हो चुकी थी। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी तो इसका कोई वहां पर बात बनी नहीं। फिर 1615 ईस्वी में एक आधिकारिक राजदूत बनाकर भेजा गया। किसको? थॉमस रो को। किसको? थॉमस रो को एक आधिकारिक आधिकारिक राजदूत बनाकर भेजा गया। किसको? थॉमस रो को। उस समय भारत का शासक कौन था? वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर। जहांगीर उस समय शासन काल में था। तो अगर बात करें जहां औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल किसके हाथों में चला गया? तो पश्चिम बंगाल औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां। क्या? औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब ये थॉमस रो लौट के गया तो फिर एक को एरोगेंट ऑफिसर भेजा गया जिसका नाम था जोशी जोशी चाइल्ड। जोइस चाइल्ड इसका नाम हुआ करता था। जब इसने आया तो इसके जो औरंगजेब के मामा थे, उन्होंने कहा कि हम अभी तक 2% टैक्स लेते थे, लेकिन अब हमें 2.5% का टैक्स चाहिए। इसने देने से मना कर दिया। क्या इसने देने से मना कर दिया? तो इसको इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको यहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1717 ईस्वी में। क्या 1717 ईस्वी में फारूक शेयर से एक दस्तखत क्या एक दस्तक प्राप्त कर लिया। एक दस्तक प्राप्त कर लिया। इस दस्तक में क्या क्या लिखा गया था? तो इस दस्तक में लिखा गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा उड़ीसा में फ्री ट्रेड, मतलब मुफ्त व्यापार की इस दस्तक से इनको अनुमति मिल गई। क्या अनुमति मिल गई? अब ये अनुमति मिली किस तरीके से थी कि जब फारूक शेयर
के दरबार में जॉन सेरेमन आया। क्या जॉन सेरेमन आया? जॉन सेरेमन अपने साथ एक डॉक्टर लेकर आया था। क्या डॉक्टर लेकर आया था? डॉक्टर हैमिल्टन। उसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। और फर्रुखसियर की एक सबसे बड़ी कमी थी, वो क्या थी? इसको बैठने में तकलीफ थी। क्या इसको बैठने में तकलीफ थी? तो जब ये दोनों इनके दरबार में पहुंचे तो डॉक्टर हैमिल्टन ने कहा कि महाराज आपको कोई प्रॉब्लम? तो धीमे धीमे इसने बताया कि मैं जानता हूँ कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है और मैं उसको सही भी कर सकता हूँ। मैं उसको सही भी कर सकता हूँ तो क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। और तब जाकर ये इसने उनकी बात मानी तो फिर ये फर्रुखसियर सही हो गया। जब फर्रुखसियर सही हो गया तो फर्रुखसियर ने बहुत सारी संपत्ति और 5,000 रुपए नगद इनाम दिया गया और इनसे पूछा कि अब और बताओ और तुम्हें क्या चाहिए? तब इसने मांगा था कि हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी जाए। या फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी जाए। इस प्रकार से इसको डॉक्टर हैमिल्टन को यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड की अनुमति मिली। उसके बाद बात करते हैं उसी समय की, जब सिराजुद्दौला जब सिराजुद्दौला बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, क्या बंगाल का नवाब हुआ करता था? क्या बंगाल का नवाब हुआ करता सिराजुद्दौला? यह अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था। क्या यह अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था? तो एक ट्रेजेडी हुई, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, जिसमें इसने 146 लोगों को एक काली कोठरी में बंद कर दिया, एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से 123 लोग सुबह तक मर चुके थे। केवल बचे कितने थे? वो बचे थे 123 लोग मर चुके थे, तो 23 लोग केवल बचे थे। तो उस समय का जो गवर्नर था वो था क्लाइव। क्लाइव ने मीर जाफर से बात की और कहा कि जब तक सिराजुद्दौला जिंदा रहेगा तुम बंगाल के नवाब कभी नहीं बन सकते। क्या तुम बंगाल के नवाब कभी नहीं बन सकते? यहाँ पर क्लाइव ने एक चाल फेंकी। क्लाइव ने सोचा यदि हम मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब बनाकर बिठा देंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारी फायदा होगी। इस तरीके से फिर एक युद्ध हुआ। 23 जून 1757 में एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, या फिर प्लासी वॉर बोलते हैं जिसे। बहुत ही महत्वपूर्ण वॉर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में किस किस के बीच में हुआ था? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। किसके? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला का सेनापति, मीर जाफर था सिराजुद्दौला का सेनापति, उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। क्या उसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया? और यह सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला जब मारा गया तो बंगाल का नवाब कौन बना? वो बना मीर जाफर। उसके बाद में एक और युद्ध हुआ जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। क्या जिसे हम बक्सर का कहते हैं? जो आपका युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। क्या 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ? उसमें शामिल हुए शाह आलम सेकंड, मीर कासिम और सुजाजुद्दौला। सुआज सुजाजुद्दौला वो अवध का नवाब था और मीर कासिम ये बंगाल का नवाब था और शाह आलम एक मुगल था। क्या? एक मुगल बादशाह हुआ करता था। और इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था वो कौन था? मुनरो। कौन था? मुनरो के बीच में हुआ। लेकिन इसमें मुनरो जीत गया। मुनरो जीत गया। शाह आलम भी हार गए, मीर कासिम भी हार गए और सिराजुद्दौला की हार हुई, जिसकी वजह से मुगलों का रेवेन्यू गिर गया। क्या? जिसकी वजह से मुगलों का रेवेन्यू गिर गया। जब रेवेन्यू गिर गया तो इनकी ये कमजोर होना शुरू हो गए। क्या? ये कमजोर होना शुरू हो गए और अंग्रेजों की ताकत मजबूत होती गई और अंग्रेज यहाँ से मजबूत होना स्टार्ट हुए। पहला प्रश्न यहाँ से यह बनेगा कि अंग्रेज अंग्रेज की जो जड़ है, शुरुआत किस युद्ध से हुई? अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी थी? तो वो पड़ी थी आपकी प्लासी के युद्ध से। किसके? प्लासी के युद्ध से
प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों के शासन की नींव पड़ी थी। प्लासी के युद्ध से जो कब हुआ था, जो हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। और उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ, जहां से है मजबूत हो गए, वो हो गए बक्सर के युद्ध, जो आपका हुआ था 1762 ईस्वी में। कब? 1762 ईस्वी में। अगर बात करें 1765 में फिर दो संधियां हुई, जब ये मुगल उगल हार गए तो एक दो संधियां हुई, जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। क्या? जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। पहली संधि हुई आपकी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम सेकंड के तहत, साथ किसके? शाह आलम सेकंड के साथ, जिसका जो शासन काल था वो 1760 से 1806 माना जाता था। क्या 1760 से 1806 माना गया? इस संधि में क्या हुआ? जो इस संधि में हुआ कि हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी चाहिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार ले लिए गए इस संधि के तहत। और दीवानी दीवानी किसको प्राप्त हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई, तो अब आपके मन में एक विचार आएगा कि दीवानी होता क्या है एक्चुअली? ऐसा क्या था दीवानी में जो अंग्रेजों ने इसे प्राप्त करके बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा इन्होंने महसूस किया? तो सबसे पहले समझते हैं दीवानी होता क्या है। दीवानी का काम होता है टैक्स को कलेक्ट करना। क्या? कर वसूली किसका काम होता है? वो होता है दीवानी। तो जब अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कर वसूलने की शक्ति आ गई, बहुत सारे कामों की शक्ति मिल गई, तो इससे इनको फायदा हुआ। अगर पूछा जाए कि द्वैध बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो 1765 ईस्वी में क्लाइव ने इसको लागू किया था। क्लाइव ने दो पोलिंग कराई, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन का काम किसको दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और न्याय प्रशासन और लोक शिकायत का नवाब का काम किसको मिला? वो मिला नवाब को। जब नवाब के पास रेवेन्यू आना बंद हो गया, तो यहाँ से नवाबों का पतन शुरू हो गया। क्या? नवाबों का पतन शुरू हो गया। और बात करते हैं चार्टर एक्ट। उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1726, महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है। इसमें हुआ क्या? इसमें कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, क्या कलकत्ता, बंबई, मद्रास के प्रेसिडेंसी गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार दे दिया। क्या? विधि बनाने का अधिकार कौन से चार्टर एक्ट से दिया गया? तो वो दिया गया था आपका 1726 का चार्टर एक्ट। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं जहां से हम लोगों को ज्यादातर पढ़ाया जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जहां से हम लोगों को पढ़ाया जाता था। यह सारी कहानी थी आपको कि अंग्रेज अंग्रेज भारत में किस तरीके से आए, और वो कहां से मजबूत होना शुरू हुए। अब बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर बात करें ब्रिटिश पीएम, उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे? वो थे नॉर्थ। इन्होंने एक गुप्त समिति बनाई 1772 में। तब 1772 में एक गुप्त समिति बनाई, सीक्रेट कमिटी। इन्होंने इसकी सिफारिश पर एक एक्ट बनाया, जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस कंपनी का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार पनप रहा था, उसको खत्म करना। क्या? उसको खत्म करना। और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, और ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। इस रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे? पहला उद्देश्य था कि बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बदल कर गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या? उसका बंगाल के गवर्नर को बदलकर उसका नाम कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वो बना था आपका
वरेन वरेन हेस्टिंग। कौन? वरेन हेस्टिंग आपका बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। यहीं से जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो क्या हुआ, बम्बई, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्या मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे शुरुआत होती है किसकी? इससे शुरुआत होती है एकीकृत प्रणाली की। क्या एकीकृत प्रणाली की? महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि एकीकृत प्रणाली की शुरुआत किस चार्टर एक्ट या किस अधिनियम से हुई थी? तो वो हुई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से आपकी शुरुआत हुई किसकी? केंद्रीकृत प्रणाली की। अब वो बात करते हैं गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाएगी। क्या? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाएगी। कार्यकारी परिषद बनाएगी क्योंकि आप लोगों को पता है गवर्नर जनरल के पास कानून बनाने का अधिकार तो मिल ही गया था और गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर भी दे दिया गया। क्या? एक वीटो पावर भी दे दिया गया कि जो ये 4 सदस्य जब ये कोई कानून बनाएंगे तो इसमें इसमें जो कानून बनेगा वो 3 मेंबर्स की बहुमति से बनेगा। क्या? बहुमति से बनेगा। लेकिन कभी-कभी क्या कोई कानून पर 2:2 का रेशियो नहीं आएगा कि कोई चीज में 2 लोग सहमत हो और 2 लोग असहमत हो? ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए गवर्नर जनरल को एक वीटो निर्णायक मत देने का अधिकार दे दिया गया। अगर यस और नो गवर्नर जनरल चाहे कि हमें यह बनाना चाहिए तो बन जाएगा, नहीं बनाना चाहिए तो यह नहीं बनेगी। क्या? तो यह नहीं बनेगा। यह यहाँ से किसका इधर उदय हुआ? तो यहाँ से बहुमत कार्यपालिका का उदय हुआ। कहाँ से? कार्यपालिका का उदय कहाँ से हुआ? वो हुआ आपका यहीं से गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनी थी वहीं से। क्योंकि आज भी जब संसद में किसी भी कानून को पेश किया जाता है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? वो पड़ती है बहुमत की। तो यहाँ से कार्यकारी परिषद के साथ यहाँ से शुरुआत हुई इसकी कार्यपालिका की। तो बात करते हैं 1774 में जब कलकत्ता एक्ट आया तो इसमें कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट। क्या? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट या वो बोला जाए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। क्या? सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया कहाँ पर? कलकत्ता में। कब बनाया गया? 1774 ईस्वी में। और इसी को एक यह एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। क्या? यह एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। फिर बोला जाए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी किसको कहा गया? तो वो कहा गया सर्वोच्च न्यायालय को। क्या? किसको कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया। अब बात करते हैं कि इसको ऐसा इसको और कौन-कौन से काम दिए गए? फैसले न मानने पर यह पनिशमेंट भी करेगा और फैसलों को सुरक्षित भी रखेगा। क्या? फैसलों को सुरक्षित भी रखेगा। क्या? फैसलों को सुरक्षित भी रखेगा इसलिए इसे कहा गया था यह एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अब यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जो भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय बना था 1774 ईस्वी में, उस समय भारत सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन थे? तो वो थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। इसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। वो कौन-कौन से थे? वो थे चैम्बर्स, लैंगिस्टर और हाइड। यहाँ से जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और सर्वोच्च न्यायालय का उदय की स्थापना हुई तो यहाँ से उदय किसका हुआ? न्यायपालिका। किसका उदय हुआ? न्यायपालिका के। अब आप लोग समझ पाए होंगे कि जो सरकार के 3 अंग हैं वो उनकी उत्पत्ति या फिर उनका उदय कहाँ से हुआ? जो सरकार के 3 अंग हैं वो हम लोगों ने देखा कि उनका उदय कहाँ से हुआ? ये चीज होती है यहाँ से। बात करते हैं कंपनी पर नियंत्रण किया गया। क्या? कंपनी पर नियंत्रण किया गया। कंपनी पर नियंत्रण किया गया तो उसमें कुछ बदलाव भी किए गए होंगे।
तो जब उसमें बदलाव किए गए तो जो 24 सदस्य थे, 24 सदस्य हुआ करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, इनका 1/4, इनका 1/4 हर वर्ष सेवानिवृत्त कर दिया गया। किसमें से 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों को हर 1 वर्ष हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका कार्यकाल बना, जो इसका कार्यकाल हो गया 1 सदस्य का, वो हो गया 4 वर्ष। क्या? वो कितने का हो गया? वो हो गया 4 वर्ष। जैसे वर्तमान में बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। महत्वपूर्ण बात क्या है? 2 वर्ष बाद, क्या 2 वर्ष बाद 1 बटे चौथाई सदस्यों को हटा दिया जाता है। 1/4 सदस्यों को हटाया जाता है या फिर 1/3 सदस्यों को? बताइएगा। तो कितने सदस्यों को हटा दिया जाता है? वो हटा दिया जाता है 1/3 सदस्यों को हर हर 1-2 साल में हटा दिया जाता है। ठीक, यहाँ से शुरुआत किसकी हुई? 1/4 से शुरुआत किसकी हुई? राज्यसभा में जो कार्य सेवानिवृत्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? वो हुई 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जब यह 1/4 सदस्यों को 4 वर्षों के लिए हटाना शुरू हुआ था, तब यहाँ से राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया गया था। उस वजह से यहाँ पर राज्यसभा में 2 वर्षों के लिए सेवानिवृत्ति की शुरुआत हुई। ठीक है, यहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई। उसके बाद बात करते हैं कि वोट देने का अधिकार। जो 24 सदस्य बचेंगे, उसमें जिसके पास 1000 पाउंड होंगे, वो 1000 पाउंड का जो शेयर होल्डर होगा, वो ही सिर्फ वोट दे पाएगा। क्या? वो ही डायरेक्टर्स ऑफ बोर्डिंग की मीटिंग में वही सिर्फ वोट दे पाएगा। अगर बात करें कर्मचारी बिना लाइसेंस के, कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस के ना तो निजी व्यापार कर पाएगा, ना रिश्वत ले पाएगा, ना ही किसी प्रकार का उपहार ले पाएगा। अब एक पॉइंट और बचा आपका, 1773 का जो एक्ट आया था, उसमें कमियों को दूर करने के लिए कुछ कमियां थी। 1773, अब जब कोई चीज की शुरुआत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हर काम परफेक्ट हो जाए, हर काम सही तरीके से हो जाए। तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक एक्ट आया आपका 1781 का सेटलमेंट एक्ट। क्या? 1781 का सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1718 वन बोला गया इसको। इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी। जब हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आए थे, वही भी ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों को दूर करने के लिए बना। तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें इस वजह से पड़ी कि उसमें कुछ कमियां थी। तो सबसे पहले हमें उन कमियों का पता होना चाहिए। तो पहली कमी क्या थी? गवर्नर जनरल के कार्यों में और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, इसके पास भी कानून बनाने का अधिकार था, और सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया तो इसके पास भी कानून बनाने का अधिकार और उसको क्रियान्वयन करने का अधिकार दिया गया। क्या? उसको क्रियान्वयन करने का अधिकार किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को। जब कोई मामला आया गवर्नर जनरल के पास, उसने इसके लिए हाँ बोल दिया, और वही कोई मामला आया, वही मामला आया सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके लिए इसने ना बोल दिया, उसने इसके लिए ना बोल दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हो गया क्रॉस, यहाँ पर होगी अटैचमेंट, यहाँ पर होगी द्वंद। जहां द्वंद हुआ, वहां पर कोई काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। जहां द्वंद स्थापित हो जाता है, वहां पर कोई काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह प्रस्ताव लाया गया था। किसमें? 1781 के सेटलमेंट एक्ट में। उसके बाद अगला जो था, उसमें था कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। क्या? अनुच्छेद आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। और आपको पता है आर्टिकल 50 किसमें है? आप लोग बताएंगे कि आर्टिकल 50 में क्या है? आर्टिकल 50 किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है
DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है आर्टिकल 50, जिसमें आपको कहा गया है न्यायपालिका से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। वो करते हैं हम जो टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसके बाद में करते हैं क्लास को खत्म। तो जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो अभी हमने देखा सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने? सरकार के 3 अंग होते हैं। पिछली एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। वो कौन-कौन से हैं? निम्नलिखित में से कौन-सा अंग नहीं है? तो आप सभी लोगों को पता है विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तीसरा कौन-सा है? कार्यपालिका। नंबर 2 यह मीडिया जो मीडिया है यह सरकार का अंग नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा केवल 2 मीडिया। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कार्यपालिका। न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है, न्यायपालिका के शक्ति के वितरण को कहा जाता है क्षैतिज, शक्ति का क्षैतिज वितरण। भारतीय भारतीय संविधान के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य उत्तरदायियों की परिभाषित करता है। ये शक्तियां का बंटवारा सुनिश्चित करता है। तो तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे। किसको? तीनों शक्तियों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे, इस चीज को एक डिनोट करता है। निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? सरकार की जो एकात्मक विशेषता है वो है अखिल भारतीय सेवाएं। क्या? अखिल भारतीय सेवाएं। जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी के तहत सरकार एकात्मक हो जाती है। क्या? एकात्मक हो जाती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो डीएम होते हैं, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एसएसपी होते हैं, इनको चुनता कौन है? इनको चुनता है यूपीएससी। क्या? यूपीएससी इनको चुनती है। और यूपीएससी किसके अंडर में काम करती है? वो करती है केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो जब केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है तो इसके जो चुनिंदा व्यक्ति हैं वो उनका काम कहाँ होना चाहिए? तो वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत होना चाहिए, लेकिन वो काम कहाँ करते हैं? वो स्टेट में भी काम करते हैं। तो इस कंडीशंस में जो लोक सेवाएं हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो एकात्मक हो जाती हैं। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा एक देश किसी अन्य राष्ट्र के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। क्या हो सकता है? इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो कौन है? रूसो। हम लोग देख चुके हैं। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोच्चतम रूप से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निरंकुश। क्या? निरंकुश, ऑटोक्रेट। भारतीय संविधान डैश क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है, तो कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। तो इसका मतलब क्या है? वह एक सॉवरेनिटी राज्य है। क्या? वह एक संप्रभु राज्य है। संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? तैयार तैयार का मतलब प्रिपेयर्ड किसको किया जाता है? किसी चीज को जब लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम प्रिपेयर्ड कहते हैं। जब कोई चीज लिखी नहीं जाती है तो वो क्या होती है? वो डेवलप होती है। क्या? डेवलप होती है। तो ये क्या प्रिपेयर्ड है? तो पहला लिखित संविधान किस देश का था? अमेरिका का। और सबसे छोटा संविधान था आर्टिकल के अनुसार। कितने आर्टिकल थे? 7 आर्टिकल थे आपके। अगर वही पूछा जाए स, सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है? तो वो है आपका यूके का। किसका? यूके का। विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? तो आपको पता है ब्रिटेन।
भारतीय संविधान में कितने शब्दों से बना है? तो आपको पता है 1,17,369। निम्नलिखित में से कितने संप्रभुता का मुद्दा उठाया है? तो वो उठाया था किसने? ऑस्टिन ने। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस शासक से चार्टर प्राप्त किया था? तो वो किया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? भूभाग नहीं व्यापार चाहिए, नो लैंड ओनली ट्रेड। नो लैंड ओनली ट्रेड यह इनका नारा था। बाद में यह नारा भूलैंड भी और ट्रेड भी दोनों बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असीमित व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, जिससे पहला स्थान क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो वो था अकबर। ब्रिटिश ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल भारत सरकार अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। तो वो कर दिया गया था 1858 के तहत, क्योंकि 1857 में आपका क्रांति हुई थी, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया था। अब बात करते हैं यूपीएसआई की। तो आप सभी लोगों को पता है एसआई में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, मैथ, जीके, जीएस एंड रीजनिंग। हम इसमें बात करने वाले हिंदी की और जीएस की। हिंदी में आपको पता है 40 क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपकी पर्सनल क्लास चल रही है हिंदी स्पेशल की। जीके जीएस में पॉलिटी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। पॉलिटी के 16 क्वेश्चंस आते हैं। क्या पॉलिटी के अकेले 16 क्वेश्चंस आते हैं? मूल विधि के आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं, तो 24 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।